अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए, वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के PYQ ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड HD वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि PYQ यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट, व्हाई, बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर एनवायरमेंट चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। और यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये फील करेंगे कि आप इस चैप्टर के आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो हैं आपके टर्म 2 में इस आर एनवायरमेंटल वाले चैप्टर से बन सकते हैं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, इसके अंदर मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, यानी कि जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं उस टॉपिक से किस तरह के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ सभी टाइप के क्वेश्चंस को लिया गया, जैसे कि सब्जेक्टिव भी हैं और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे कौन सा है? अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि रिवर है, एयर है, क्रॉप फील्ड है और वाटर है, और दूसरी तरफ आपके पास बायोटिक और कुछ एबायोटिक वर्ड्स लिखे हुए और नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लिखा हुआ है। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम बनता किससे है? तो आप कहेंगे कि सर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलके जो हैं वो इस इकोसिस्टम को बनाते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर इस इकोसिस्टम को बनाते हैं। एक बात, बायोटिक फैक्टर्स में हमारी सारी लिविंग थिंग्स आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और जब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बायोलॉजी में किसी वर्ड के आगे ए लगता है तो उसका मतलब बन जाता है नॉट। तो यहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, राइट। ऑब्वियस सी बात है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो एक बात, अब रिवर को देखिए, अगर आप रिवर देखते हैं तो वो एक नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगा, बिल्कुल ठीक है। एयर देखते हैं तो एयर क्या एक बायोटिक कंपोनेंट में आती है? तो ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर का बन गया, क्योंकि क्रॉप फील्ड जो होती है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। अब देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपकी एयर आ गई, सॉइल आ गई, टेम्परेचर आ गया, लाइट आ गई और
ये एयर यानी कि एक इनकरेक्ट पेयर जो है वो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बच्चों बन जाएगा। ये आपकी हेल्प के लिए कि दैट इज इनकरेक्ट पेयर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड एज द एयर इज अ एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of the following is not a functional component of an ecosystem? Functional component कौन सा इसमें से नहीं है? देखिए कम्युनिटीज का होना, जो फंक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल में जो फंक्शन कर रहे हैं उनके बारे में बात की जाती है। देखो कम्युनिटीज जो है यानी कि जितनी भी जो कम्युनिटीज है, जितने टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है जी अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, उनका होना जरूरी है क्योंकि वही उसको चला रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। नॉट पूछिए तो ये एक फंक्शनल टाइप में आता है। देखिए डिकम्पोजर्स का होना बहुत जरूरी है, वो फूड चेन को चलाते हैं, है ना। डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं तो वो हेल्प कर रहे हैं इस इकोसिस्टम को, हम ये कह सकते हैं कि क्लीन करने में, हम ये कह सकते हैं कि एक फूड चेन को चलाने में। तो ये भी एक करेक्ट आंसर होगा। सनलाइट तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये तो बनेगा ही बनेगा, सनलाइट के बिना तो बन ही नहीं सकता, प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। एनर्जी फ्लो एक फंक्शनल नहीं है, देखिए नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट, ऐसा नहीं है कि देखिए अगर मैं सबसे क्लोज पे जाऊं तो मैं एनर्जी फ्लो की तरफ जाऊंगा, अगर मैं सबसे क्लोज पे जाऊं तो मैं एनर्जी फ्लो की तरफ जाऊंगा कि राइट, क्योंकि नॉट पूछा गया है, नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, जो फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब एनर्जी तो एक बार ट्रांसफर हो गई ना, ये एक यूनिडायरेक्शनल वे में आगे निकल गई। ठीक है, तो ये तो आगे निकल गई, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर चली गई है, तो इसको हम एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर मैं इसको नहीं रखना चाहूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरी तरफ से यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, राइट। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, अभी बताया कि यूनिडायरेक्शनल होती है ना। जब भी आप देखते हो किसी फूड चेन को तो आप देखते हो कि मान लीजिए कि आपके पास ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने और डियर को खा गया लायन। ठीक है, अब यहां से इसकी जो एनर्जी थी वो तो इस पे चली गई, है ना, और इसकी एनर्जी इसके पास चली गई, दोनों से जो एनर्जी मिली इससे और इसको, दोनों की जो एनर्जी है वो समझे यहां चली गई, राइट। तो ये वापस नहीं आ सकती, तो एनर्जी हमेशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है ना। ये एनर्जी जो कंज्यूम कर गया ये वापस इसको नहीं मिल सकती, ये नहीं दे सकता, तो ये आगे चली जाती, तो कैसी होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट बच्चों बन जाएगा। ठीक है, एकदम ए जो है वो करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। अगला देखते हैं, मैचिंग आपसे पूछी गई है। मैचिंग में क्या है, इन द गिवन फूड चेन द ऑर्गेनिजम्स आर लेबल्ड। तो आपको इस तरीके से कोई फूड चेन दे दी जाएगी, ठीक है, ये फूड चेन हो गई। अब आपको मैच करना है लेबलिंग रेफर टू इन कॉलम 1 विद देयर मोस्ट सुटेबल फीचर इन कॉलम 2। सुटेबल फीचर किसका कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। अब जैसे मैं ए को देखूं तो ए क्या है यहाँ पे, ए आपका एक ग्रीन प्लांट है जो कि एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो यानी कि ए जो हो गया मेरा ऑटोट्रॉफ हो गया। ठीक है, तो एक ए हमारा ऑटोट्रॉफ हो गया। अब आप दूसरे पे देखोगे तो बी पे, बी कौन हो गया हमारा, बी जो है अगर मैं बी को देखूं तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। बी जो है मेरा वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी टर्शरी, इस तरीके से चलेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि बी का 4 हो गया, बी का 4 हो गया। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर आप फंस जाएं, ऐसे में कहीं फंस जाएं, अगर आप एक या दो ऑप्शन के लिए पूरी तरीके से श्योर हैं तो आपकी मैचिंग हो सकती है, राइट। अगर आप देखेंगे तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 इसमें तो है ही नहीं, ए का 3 इन तीनों में है और बी का 4 सिर्फ इसमें है, ए वाले में। तो यानी कि मैं बाकी के वैसे ही हटा दूंगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अब देखिए जरा, सी जो है ये एक फ्रॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी जो हो गया ये एक इसको खाएगा, ये पहली बार इसको खाएगा, इसने तो घास को खाया और पहली बार जो खाएगा तो ये प्राइमरी कार्निवोर हुआ। कार्निवोर वो जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, तो ये हो गया यानी कि फ्रॉग, यानी कि सी का 1 हो गया जो प्राइमरी कार्निवोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्राइमरी कार्निवोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसको खाएगा तो ये सेकेंडरी कार्निवोर हो गया और ये टर्शरी कार्निवोर हो गया। इस तरीके चलते चले जाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट जो है बच्चों वो बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए, आप इसको समझेंगे आगे, इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे आसानी से, आपको एक बार में समझ आएगा। What will happen if deer is missing? अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है कि if deer is missing in the food chain given below, अगर यहां से हम डियर को हटा देते हैं तो क्या होगा। देखो डियर डिपेंडेंट है ग्रास पे और टाइगर डिपेंडेंट है डियर पे,
ये तो है ना फूड चेन पे। फूड चेन एक्चुअल में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। तो अगर डियर मिसिंग हो जाएंगे, सोचिए डियर है ही नहीं, तो इसकी ग्रास की पॉपुलेशन तो बढ़ने लगेगी, ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी अगर इस फूड चेन में से हम सिर्फ डियर को हटा रहे हैं। ठीक है, कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बाकी के जो जो आपके जो वेजिटेशन जो खाते हैं, जो जानवर होते हैं, वो बाकी भी खा लेंगे ग्रास को? नहीं, इस फूड चेन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस चेन में सिर्फ डियर की बात की गई है, तो क्या होगा, ग्रास के नंबर यानी कि ग्रास जो है वो बढ़ने लगेगी। दूसरी तरफ डियर ना होने से टाइगर भूखे मर जाएंगे, तो टाइगर भूखे मरने से ड्यू टू द स्टार्वेशन क्या होगा, टाइगर की जनसंख्या भी मौत होने लगेगी भूख की वजह से, राइट। सो द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इंक्रीजेस, नहीं। द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास डिक्रीजेस, ये भी नहीं। ठीक है, टाइगर डिक्रीज हो रहे हैं, ग्रास इंक्रीज हो रही है ना। तो टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ये कार्निवोरस एनिमल है तो ये ग्रास तो खाएगा ही नहीं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास इज इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो एकदम करेक्ट बैठेगा इसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट बैठ जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो, इसको आप रीड करेंगे तो आपको एक बारी में सारी लाइन समझ आएंगी। आपने इस तरह का चार्ट जो है वो, इस तरह का ग्राफ जो है, इस तरह का पिरामिड जो है अपनी एनसीईआरटी में जरूर देखा होगा। केयरफुली स्टडी द गिवन पिरामिड ऑफ एनर्जी, दैट इज द एनर्जी फ्लो पिरामिड। ये एक पिरामिड है और यहां पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है किसी इकोसिस्टम में। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड देयर एग्जांपल्स। अब हमें ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1 है, T1 पे ये कह रहा है हर्बीवोर डियर। बच्चों T1 जो होगा, अगर ये एनर्जी फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी यहां से यहां पे फ्लो हो रही है, एनर्जी यहां से यहां फ्लो हो रही है। तो T1 पे कौन होगा, T1 पे डेफिनेटली सबसे पहले कोई प्रोड्यूसर होना चाहिए जो एनर्जी का प्रोडक्शन करे। एक बात, तो एनर्जी का प्रोडक्शन हमें जो करेगा, कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, तो यानी कि T1 हर्बीवोर तो नहीं हो सकता, हर्बीवोर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। T2 पे अगर मैं देखूंगा तो वो होना चाहिए जो क्या करे, जो घास खाता हो, जो प्लांट ईट करता हो, यानी कि T2 पे कौन होना चाहिए, T2 पे वो होना चाहिए जो हर्बीवोर हो, जो कौन हो, हर्बीवोर हो। तो यानी कि T2 पे कौन है, प्रोड्यूसर फंगस दिखा रखा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब अगर मैं T3 पे देखूंगा, मान लीजिए कि हर्बीवोर पे अगर कोई इंसेक्ट है या फिर अगर कोई रैबिट, कोई भी हो जो घास खाता हो, कोई डियर हो सकता है जो घास खाता हो, कोई इंसेक्ट हो सकता है, राइट। तो यानी कि वो एक कार्निवोर या एक आपका जो है यहाँ पे दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो इस घास के ऊपर बैठा होगा। तो यानी कि अगर मैं T3 को देखूंगा बच्चों, तो T3 एक ओमनीवोर हो सकता है, यानी कि बियर जो है वो यहाँ पे बन सकता है, खाता है ना वो इसको, हर्बीवोर के ऊपर वो डिपेंडेंट होगा, राइट। और T4 जो है वो डिकम्पोजर तो हो ही नहीं सकता, जो ग्रास यहाँ पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रास तो सबसे ऊपर आएगी, वो प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ्स में आएगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये एक बार में समझ आया हो। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर बच्चों इस पिरामिड के अकॉर्डिंगली बनेगा वो ओमनीवोर, यानी कि T3 पे हम इसी को रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा एकदम सही, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपकी हेल्प के लिए। इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी T1, T2, T3, T4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रॉपिक। T1 रिप्रेजेंट करता है प्लांट को, विच आर प्रोड्यूसर जो है, जो ग्रास बोल सकते हैं। T2 रिप्रेजेंट कर रहा है हर्बीवोर को, हु आर प्लांट ईटिंग। और जो एग्जांपल हमारा T3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्निवोर या ओमनीवोर, कोई भी हो सकते हैं, फीड्स ऑन प्लांट ईटिंग एनिमल्स के ऊपर जो फीड करते हैं, ठीक है। तो आप इससे आसानी से बच्चों एक बार में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन इज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाट हैपन इन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एक 3 स्टार कॉन्सेप्ट में इसको बोलूंगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि एक टॉक्सिक जो होते हैं, मान लीजिए ये आपकी एक फूड चेन है, ये कोई आपकी एक फूड चेन है जिसमें ग्रास है और उसके बाद यहाँ पे एक मान लो कि ये एक कोई इंसेक्ट है, ये कोई एक इंसेक्ट है और उसके बाद एक फ्रॉग है, ठीक है, और एक स्नेक है, ठीक है, और उसके बाद मान लो कि ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, राइट। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो भी इसकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई हैं या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई हैं या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई है, उनसे वेस्ट निकला, वो वेस्ट यहाँ से इसकी बॉडी में चला गया।
यहां से वो वेस्ट इसकी बॉडी में चला गया, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो सभी की बॉडी में हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो सभी की बॉडी में हो रही हैं, सभी लिविंग्स हैं, और यहां पहुंचते पहुंचते मेटाबॉलिक रिएक्शन से वेस्ट निकलेगा, और वो वेस्ट, वो टॉक्सिक जो है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस जाके कहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो हो जाएगा ह्यूमन की बॉडी में। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कुछ इसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होना। आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किस लेवल पे आपको देखने को मिलेगी, तो हमेशा मैक्सिमम लेवल पे, टॉप लेवल पे ह्यूमन रहता है, अगर वो फूड चेन में है तो, ठीक है। कोई भी हो सकता है, अगर यहाँ पे ह्यूमन ना होता तो अगर यहाँ पे फूड चेन यही खत्म हो रही होती तो वो स्नेक होता, अगर मान लो ये फूड चेन यहाँ खत्म हो रही होती, आगे स्नेक और ह्यूमन ना होते तो वो फ्रॉग होता। सबसे मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, करेक्ट, यही रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस और द टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो इस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज से या फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्रिएट हो रही हैं। So there is a progressive increase in the level of harmful substances through the trophic level. There is a progressive increase in the body weight, तो नहीं होगा, body weight नहीं है। There is a progressive increase in the number of organism through the trophic level, number of organism भी नहीं है। There is a progressive increase in the biological activities through the trophic level, तो ये represent कर रहा है बच्चों 1 को कि increase होना level of harmful substances का through the trophic level, अलग अलग trophic level पे, ये अलग अलग trophic levels पे देखने को हमें मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स इन ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, इट इज आल्सो कॉल्ड बायो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक लेयर को, आपने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉजेज द थिनिंग ऑफ लेयर पी। अब देखो ये लेयर पी जो है हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये आपकी अर्थ है और यहां से आपकी सनलाइट है और सन की तरफ से आपके पास आती है यूवी रेस, कौन सी आती है, यूवी रेस, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉजेज द थिनिंग ऑफ द लेयर पी। ये लेयर कौन सी होगी, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये लेयर हो गई किसी ओजोन की, और ओजोन को ब्रेक करने में या ओजोन को थिन करने में कौन सा केमिकल ने अपना मेजर रोल प्ले किया था, तो वो था CFC, इन शॉर्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ज्यादातर आपके यूज किए जाते थे, जो एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में उनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो लेयर जो है हमारी वो ओजोन लेयर है, प्रोटेक्ट करती है हमें कहां से, फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन से, ठीक है। और यही CFC जो था, ये CFC की वजह से रेस्पॉन्सिबल था डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, राइट। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई हो। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। मैंने कहा था पहले भी कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर के इसमें कवर करते चलेंगे वीडियो में, राइट। आगे देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से कि जो होता क्या है, आपके NCERT में भी ये रिएक्शन लिखी हुई है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है O2 का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर यूवी रेज एक्ट करती हैं, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज एक्ट करती हैं, और वो इसको एक सिंगल एटम के अंदर, या फिर मैं कहूं कि वो उसको एक फ्री एटम के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देती है, एक फ्री एटम में उसका ब्रेक डाउन कर देती है। और जब ये फ्री एटम जो है ये जाके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है O3 मॉलिक्यूल का, जिसे हम ओजोन मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर जो है मेरा, वो करेक्ट आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए की तरफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ, राइट। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों यहाँ पे एकदम करेक्ट जो है वो इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन इकोसिस्टम, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अब देखिए ये एक आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है, ये आपको सपोर्ट कर रहा है। इकोसिस्टम डिफाइन कर रहा है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दो टाइप के कंपोनेंट्स मिलके आपके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, दो टाइप के कंपोनेंट मिलके आपके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो बच्चों आते हैं, जिसके अंदर आपके बायोटिक और
एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आते हैं, और एबायोटिक में आपके लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ये सभी, और यहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, ठीक है। और ये सनलाइट है, सनलाइट की हेल्प से देखो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूसर्स आपके ग्रीन प्लांट हो गए, ग्रीन प्लांट को हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को खाए कार्निवोर्स ने, ऊपर टॉप कार्निवोर हो गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इकोसिस्टम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। आप लोग जानते हो कि जो पैरासाइट्स होते हैं, अब हमें इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो जो पैरासाइट्स होते हैं, हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि पैरासाइट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट्स जो हैं दे आर एक्चुअल में, इनको चाहिए एक होस्ट बॉडी, ठीक है। तो ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब पैरासाइट्स आपके एक्सोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं या फिर वो एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं और ये एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ये अपने होस्ट से दो चीजों के पास, उनके लिए, उन दो चीजों के लिए उनके पास जाते हैं। द नंबर 1 इज द शेल्टर एंड द नंबर 2 इज द फूड। और एक बात, ये इसको बिना मारे, ये अपने होस्ट को बिना किल किए उससे शेल्टर और उसका न्यूट्रिशन जो है, उसकी बॉडी से फूड जो है वो लेते रहते हैं। अगर बॉडी के बाहर है तो एक्सो, बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। डिकम्पोजर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पे कई बैक्टीरियाज आ सकते हैं, यहाँ कई आप फंगस के एग्जाम्पल जो हैं बच्चों वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा यहाँ पे सपोर्ट करने में इसमें, तो आप इसको आसानी से बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से समझ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ द फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल। देखो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। बच्चों अभी हमने एक फूड चेन को डिस्कस किया था, जैसे कि ग्रास थी, जैसे मान लीजिए आपका डियर है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ और आप ले लीजिए, ह्यूमन ले लीजिए, वो लाइन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, कुछ इस तरीके से। ट्रॉफिक लेवल्स में होता क्या है, ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ जब हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ फूड या फिर एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू द वेरियस लेवल इन द फूड चेन। अब देखो यहाँ पे ट्रीज हैं, ट्रीज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आ गए, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ट्रीज को खाया रैबिट ने, जो कि एक सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल या फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके अलावा स्नेक खा गया रैबिट को, जो कि एक थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया, और स्नेक को मान लीजिए खा गया ह्यूमन या फिर हॉक, और हॉक हो गया आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर हो गया। टर्शरी कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। और यहीं पे अगर मैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा देखूं तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इस हॉक के अंदर हमें देखने को मिलेगी। बच्चों जब ये फूड चेन्स मिलती हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका, फूड वेब का। आई होप कि आप लोगों ने वो चीज भी अच्छे से पढ़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज लिमिटेड, अच्छा क्वेश्चन है, इन 3 to 4 इन अ फूड चेन, गिव रीजन। बच्चों क्यों इतने ही लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स के एक फूड चेन में। आप लोगों ने 10% लॉ तो पढ़ा ही होगा। मैंने आपको बोला था कि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर करते चलेंगे और लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आपके चैप्टर केस में ले लेंगे। बच्चों आपने 10% लॉ को तो पढ़ा ही होगा, और ये जो 10% लॉ है आपको बताता है कि आपकी जो फूड की लगभग 80 to 90% जो भी एनर्जी होती है, या फिर जो 80 to 90% है, वो आपको मिलता ही नहीं है। आपको सिर्फ कितना मिलता है, उसका 10% ही जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये 80 to 90% जाता कहाँ है, ये जाता है आपकी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनको कंप्लीट करने में, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस हुई, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, सर्कुलेशन की प्रोसेस हुई, रिमूवल ऑफ वेस्ट हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, इन सभी में। और ट्रांसफर होता है सिर्फ आगे 10%। तो सोचिए अगर सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर हो रहा है एक यूनिडायरेक्शनल वे में हर एक ट्रॉफिक लेवल में, तो यानी कि इसीलिए लिमिटेड है। और 10% यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो 1% लेते हैं सनलाइट से 1% लेते हैं उसका, और सॉरी वो एक उसका 1% लेते हैं और आगे वो उसका 10% ट्रांसफर करते हैं, ठीक है।
तो 10% जब आगे यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहां से इसका 10% ट्रांसफर होगा, यहां से इसका 10% ट्रांसफर होगा, यहां से इसका 10%, तो सिर्फ 10% ही आगे ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो यही रीजन है कि एनर्जी उतनी ज्यादा बचेगी नहीं, बचेगा क्या लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ह्यूमंस तो सबसे ज्यादा टॉप पे होता है, यानी कि उसको तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, करेक्ट। तो कम 10% ही जो है आगे सिर्फ उसका ट्रांसफर होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली जो है वो वेजिटेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो इसीलिए तो एक फूड चेन में लगभग 90% के आसपास जो है बच्चों, 90% के आसपास एनर्जी अवेलेबल है at a trophic level is lost during its transfer of next trophic level. Hence, the amount of energy available goes on the decreasing at each successive trophic level. कम होती चली जाती है. For example, if a plant fixes 4000 joule of energy, मान लीजिए कि अगर प्लांट फिक्स करते हैं 4000 जूल ऑफ एनर्जी, तो नेक्स्ट 3 सक्सेसिवली ट्रॉफिक लेवल जो होंगे उसमें इसका 10% 400, इसका 40 और इसका 10% 4 जूल हो गया रेस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू दी 10% लॉ। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। If another level is added in a food chain, then it will be get only 0.4% energy. So thus usually food chains remains shorter and limited to 3 to 4 trophic levels only. इसलिए इतने ही ट्रॉफिक लेवल्स हमें फूड चेन में देखने को मिलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने बनाए हैं, ये नेचुरली अपने आप ही ऐसे बने हैं, हमने थोड़ी बनाए हैं जाके, आपने थोड़ी टाइगर को सिखाया कि जाके नहीं आप इसका शिकार कीजिए, करेक्ट। तो ये नेचुरली हमारे इसी तरीके से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, give any 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment। अब देखिए non-biodegradable substances जो होते हैं, जैसे कि जो बायोडिग्रेड ना हो, जिन पे माइक्रोबियल एक्शन ना हो, जिन पे एंजाइम्स अपना काम ना कर पाए, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, राइट। तो देखिए जरा, the 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment are they make the environment poisonous and unfit for the survival of the living forms of life। अब आप एक बॉटल कैन लेते हैं या फिर आप एक प्लास्टिक की कैन लेते हैं, और अगर आप उसको एक सॉइल में ऐसे छोड़ देते हैं तो वो सॉइल को इनफर्टाइल बना सकता है और कई हजारों सालों तक वो ऐसी रहेगी, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो वो क्या करेगी, अनफिट बनाएगी हमारे एनवायरमेंट को, उसके लिए पॉइजन का काम करेगी, क्योंकि वो टॉक्सिन से फैलाएगी, वो पॉल्यूटेंट का काम करेगी, वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। एक बात, दे ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स इन द इकोसिस्टम, वो ब्लॉक कर सकती है, मिनरल्स को खत्म कर सकती है। मैंने कहा कि सॉइल को इनफर्टाइल बनाएगी, सॉइल को इनफर्टाइल बनाएगी। अब चाहे उसको आप जला लीजिए, वो तभी जाके एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैसेस को क्रिएट करेगी, राइट। तो इसलिए वो कंप्लीटली एनर्जी या मिनरल्स को खत्म कर रही है, हमारे आसपास प्योर गैसेस को खत्म कर रही है, राइट। उसके अलावा अगर वो सॉइल में है तो वहां पे भी न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर रही है। ये बात समझ आई ना। अगला क्वेश्चन, मोना ईट्स, मोना एक नाम है, मोना किसी का नाम है, आप हो सकते हैं, मोना एक नाम है, मोना ईट्स कर्ड एंड योगर्ट, ठीक है, दैट इज अ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन and follows the vegetarian diet. For this food intake, what should be the trophic level occupied by her in a food chain? That is a good question. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोना क्या करती है, मोना खाती है कर्ड को और योगर्ट को बच्चों, ठीक है, खाती है एंड फॉलो करती है वेजिटेरियन डाइट को, माना अपने इस फूड इंटेक के लिए। What should be the trophic level occupied by her in a food chain? अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या खा रही है, वो दही खा रही है, ठीक है, दही खा रही है। तो दही यानी कि निकलती है एनिमल से, तो एनिमल हो गया हमारा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, दही निकलती है एनिमल से। अब एनिमल कोई भी हो, वो सबसे पहले तो आ नहीं सकता, ट्रॉफिक लेवल पूछे, तो यानी कि यहां पे तो आपके प्लांट्स ही आएंगे, यहां पे तो आपके प्लांट्स ही आएंगे, प्लांट्स खाएंगे एनिमल्स को, और एनिमल से निकली दही, और दही को खाया किसने, मोना ने, और मोना है एक ह्यूमन, मोना है एक ह्यूमन, राइट। तो यानी कि ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, राइट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपसे पूछा गया है, उसमें ट्रॉफिक लेवल के बारे में बात की गई है, तो हमारा ट्रॉफिक लेवल तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना, हमारा ट्रॉफिक लेवल तो यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफर होनी यहां से स्टार्ट हो गई, तो इसलिए थर्ड लेवल पे हमें देखने को मिलेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गई, काउ मिल्क कोई एनिमल है जिसका भी वो ले रही है, गाय हो सकती है, भैंस है, कुछ भी है, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, और मोना जो है वो एक ह्यूमन है जो कि एक थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, तो इसलिए वो एक थर्ड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आएगी। ट्रैफिक लेवल पूछा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर से।
आई होप कि आपको ये चैप्टर आसानी से एक बारी में सारी चीजें आपकी कवर हो गई होंगी इस वन शॉट क्वेश्चंस की वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।